तो हमारे दिल में दर्द था कि भाई जब हरियाणा के दूसरे हिस्सों में यूनिवर्सिटीज़ बन सकती है, मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, एम्स बन सकते हैं, आईआईएम बन सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन सकती है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन सकती है, वुमेन यूनिवर्सिटी बन सकती है, रिसर्च सेंटर बन सकते हैं, तो गुरुग्राम ने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बड़ी परियोजना, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कभी ना आ पाई। 2009 में हम राव इंद्रजीत सिंह जी से जुड़े, जब वो जो हमारे मुद्दे थे उन्होंने उस मुद्दे को कहीं ना कहीं आवाज़ दी थी, तो हमें लगा कि चलिए ये हमारा मुद्दा है, तो हम जुड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने इंसाफ मंच बनाया, तो हम इंसाफ मंच से जुड़ गए थे। जो काम 2000-4000 रुपये की रिश्वत में हो जाता था, उस काम के 50-50 हज़ार रुपये मांगे जाने लगे। तो 2017 में हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि हमें लगा था कि कांग्रेस पार्टी के समय में कंपैरेटिवली हमारे गुरुग्राम में ठीक ठाक काम हुए थे। एक बार कार्यकर्ता को टिकट दे के देखिए, परिणाम बेहतर होंगे। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग आज एक नए नेतृत्व के राह देख रहे हैं, तो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि व्यापारिक दृष्टिकोण उनका ज़्यादा है, तो मुखर नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कार्यकर्ता के नाते, ना कोई मेरा व्यापारिक किसी से संबंध है, ना व्यापारिक हित है, ना मैं पैसे कमाने के पीछे हूँ, ना मेरा कोई ऐसा वो है। मैं तो सिर्फ जो है आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा तो जीवन, राजनीति मेरे लिए पैशन है, प्रोफेशन मेरा है नहीं। तो मैं मुखर होकर जब यहाँ पे आवाज़ उठा सकता हूँ, तो मुखर होकर विधानसभा में भी आवाज़ उठा सकता हूँ। ये कांग्रेस नेतृत्व को देखना और बादशाहपुर विधानसभा के लोगों को देखना है। भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यालय गुरु कमल है, ये सुशासन की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। ये 1 एकड़ ज़मीन, ये 300 करोड़ रुपए कीमत की ज़मीन, इनको मात्र 10 करोड़ रुपए में इन्होंने खुद अलॉट कर ली, नियमों के विपरीत जाके, गैर कानूनी तरीके से। लेकिन इन मंत्रियों ने उस डिस्क्रेशनरी फंड का क्या किया? प्राइवेट स्कूलों को दे दिया, प्राइवेट कॉलेजों को दे दिया, प्राइवेट लोगों को दे दिया। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी उजागर करी। द्वारका एक्सप्रेसवे कांग्रेस की सरकार के समय में उसका लैंड एक्विजिशन हुआ, 1200 करोड़ रुपए का बजट था, 12,000 करोड़ रुपए में बनाया गया। जब आपके पास इतना फालतू पैसा है, तो गुरुग्राम में आपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्यों नहीं काम किया, शिक्षा के लिए क्यों नहीं काम? क्योंकि बड़े हाईवे प्रोजेक्ट में बड़ा माल कमाया जाता है। जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बन जाने चाहिए हाईवे, उसको 18 करोड़ रुपए से लेकर और 25, 30, 40 करोड़ रुपए तक में बना रहे हैं। ये बड़े बड़े हाईवे बनाने का श्रेय ले रहे हैं। तो ये जो गुरुग्राम में मेट्रो है, 2006 में आई थी हुड्डा सिटी सेंटर तक, आज 2024 हो गया। 18 साल में एक मेट्रो 1 इंच भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? तो इस मेट्रो के 6 बार रूट इसलिए बदल दिए गए क्योंकि उस मेट्रो के रूट के नाम का जो एफआईआर बिल्डरों को मिल जाए बढ़ा हुआ, और मेट्रो तो चली नहीं आज तक। एक मंत्री जी की 50 एकड़ जमीन को उस हाईवे से कनेक्ट करने के लिए 5 लाख लोगों के जीवन को दुर्गम बना दिया इस भाजपा की सरकार ने। अगर जो उसकी अलाइनमेंट चेंज करने का हट नहीं किया जाता, वो 90 मीटर का रोड निकल जाता, तो आधी गाड़ियां उधर जो दिल्ली से और जिसको जयपुर जाना है, बावड़ जाना है, रेवाड़ी जाना है, उसको गुरुग्राम में आने की जरूरत नहीं थी, वो बाहर बाहर निकल जाता। खेड़ की दोला का जो टोल प्लाजा है, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता स्मारक है। 2016 तक की परमिशन थी जब ये रोड बनाया गया, 2016 तक टोल टैक्स लिया जाना था। आज 2024 हो गया, टोल टैक्स बढ़ा के 100 रुपये के करीब कर दिया है। कितने ही लोगों ने आवाज़ उठा ली, कितने ही लोगों ने हर बार विधानसभा में मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आश्वासन देते हैं खेड़ की दोला टोल प्लाजा 3 महीने में हट जाएगा। 10 साल हो गए वो 3 महीने होते होते, आज तक वो टोल प्लाजा नहीं हटा है। लोगों की जेब काटी जा रही है अनैतिक तरीके से, भ्रष्ट तरीके से। सब अपना काम कर रहे हैं, हुड्डा जी अपना काम कर रहे हैं, शैलजा जी अपना काम कर रही हैं, सुरजेवाला जी अपना काम कर रहे हैं, कैप्टन साहब अपना काम कर रहे हैं। शायद देश का पहला ऐसा गाँव है बादशाहपुर जहाँ 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग रहते हैं, और कभी हमारे गांव में कभी झगड़ा नहीं हुआ भगवान की दया से। ना धार्मिक आधार पे कोई झगड़ा हुआ, ना जाति आधार पे कोई झगड़ा हुआ। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है गुड़गांव जिले के बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से लंबे समय से सक्रिय रहे राजेश यादव जी, जिन्हें हम नेता नहीं बल्कि सक्रिय कार्यकर्ता कहेंगे, जो समाज में हमेशा अपने कार्यकर्ता के रूप में भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लंबे समय से समाज के लिए, उत्थान के लिए काम करते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपका। सर, सबसे पहले आप यही बताइए, आपका कांग्रेस में आना कब से हुआ, क्या कारण रहा, सबके बारे। देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं धन्यवाद करूंगा शैली जी कि आपने मेरे को सही पहचान दी है कार्यकर्ता की।
क्योंकि मैं अपने आप को कभी नेता ना माना ना मानता हूँ, कार्यकर्ता। और आपने बिल्कुल कहा, आपके लिए, आपके चैनल का आपका धन्यवाद। जहाँ तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन का है तो मैं आपको बता देता हूँ, 2007 से मैं सामाजिक जीवन में सक्रिय हूँ। 2007 में मैंने अपने गांव में सरपंच पद का चुनाव लड़ने के लिए तैयारी शुरू करी थी सबसे पहले। फिर हमारा गांव नगर निगम में शामिल हो गया था, सरपंची के चुनाव नहीं हुए थे। और 2011 और 2017 दो यहाँ पे नगर निगम के चुनाव हुए गुरुग्राम के। दोनों बार राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण हमारे जो वार्ड की सीट को गलत तरीके से एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया था, तो हम चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन हम जनहित के मुद्दों को गुरुग्राम में जब हम बड़े हुए, क्योंकि यहीं पे हमारा जन्म हुआ है, तो जिस हिसाब से हमने देखा, हमने इस गुड़गांव एक छोटे से शहर से एक साइबर सिटी के नाम से मशहूर गुड़गांव, और उसके बाद जो रियल एस्टेट का जो तूफान आया था, उस दौर को हमने देखा है। हमने ये भी देखा है कि गुड़गांव से और सोना तक जोड़ने के लिए एक सिंगल सड़क हुआ करती थी, और यहाँ पे एलिवेटेड रोड भी बनते देखे हैं। तो गुरुग्राम की जो विकास यात्रा है और गुरुग्राम की जो साथ साथ बदहाली है, उसको हमने ना केवल देखा है बल्कि जिया भी है, क्योंकि हम यहीं के निवासी हैं। तो हमारे दिल में दर्द था कि हमारा गुरुग्राम दिल्ली के नज़दीक सटा हुआ है। हम हमेशा से आम तौर पे जिस पार्टी का हम गुरुग्राम जिले ने विधायक बना के भेजे, उसी पार्टी की सरकार भी बनी। लेकिन हमारे को ना अपेक्षा के अनुसार गुरुग्राम में ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, ना हेल्थ का, ना एजुकेशन का कोई यहाँ पे ज़्यादा सुधार हो पाया। तो हमारे दिल में दर्द था कि भाई जब हरियाणा के दूसरे हिस्सों में यूनिवर्सिटीज़ बन सकती है, मेडिकल कॉलेज बन सकते हैं, एम्स बन सकते हैं, आईआईएम बन सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन सकती है, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बन सकती है, वुमेन यूनिवर्सिटी बन सकती है, रिसर्च सेंटर बन सकते हैं, तो गुरुग्राम ने ऐसा क्या बिगाड़ा है किसी का कि हमारे यहाँ कोई भी ऐसी बड़ी परियोजना, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, कभी ना आ पाई। तो इसके लिए हम 2007 से प्रयासरत थे। 2009 में हम राव इंद्रजीत सिंह जी से जुड़े। जब वो जो हमारे मुद्दे थे, उन्होंने उस मुद्दे को कहीं ना कहीं आवाज़ दी थी, तो हमें लगा कि चलिए ये हमारा मुद्दा है, तो हम जुड़ गए थे। उसके बाद उन्होंने इंसाफ मंच बनाया, तो हम इंसाफ मंच से जुड़ गए थे। तो हमने काफ़ी मुखर होकर गुरुग्राम के मुद्दों को लेकर और गुरुग्राम में जो भ्रष्टाचार था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। लेकिन जब 2014 में भाजपा की सरकार बनी, तो ये कह के बनी थी कि हरियाणा में रियल एस्टेट के घोटाले हो रहे हैं, हरियाणा को लूटा जा रहा है, दक्षिणी हरियाणा के साथ भेदभाव हो रहा है, और ये कह के बीजेपी सत्ता में विराजमान होगी। जिस बीजेपी की 5 सीटें आया करती थी हरियाणा में, उसकी गुरुग्राम जिले से ही 4 सीटें आ गई। तो उसके बाद जब 2014 में हमने देखा कि किस प्रकार इन्होंने लोगों को भावनात्मक रूप से ठगा था, क्योंकि सरकार बनते के साथ 2014 अक्टूबर में सरकार बनी थी यहाँ पे हरियाणा में, और 2014 मई में केंद्र की सरकार बनी थी। उसके बाद जिस बेदर्दी से जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी की भाजपा ने इस गुरुग्राम जिले को लूटा, किस प्रकार उनके जो इर्द गिर्द घूमने वाले जो लोग थे, किस प्रकार उनको बड़े पदों पर विराजमान कर दिया गया, किस प्रकार बाहरी प्रदेशों से कोई दत्तवार नाम का, कोई नरवार नाम का लोग आए और उन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से लूट मचाई, अफसरशाही बिल्कुल बेलगाम होगी। जो पहले 1000-2000 रुपये का भ्रष्टाचार था, चाहे बिजली के कनेक्शन में, चाहे रजिस्ट्री कराने में, तहसीलों में, सरकारी दफ्तरों में, वो बेतहाशा बढ़ गया। जो काम 2000-4000 रुपये की रिश्वत में हो जाता था, उस काम के 50-50 हज़ार रुपये मांगे जाने लगे। कहने को तो मुख्यमंत्री जी ने एक सीएम विंडो बनाई, लेकिन सीएम विंडो, क्योंकि हमने सीएम विंडो पे सैकड़ों कंप्लेंट डाली है, तो ये कहने में हमें कोई गुरेज नहीं है कि जो मुख्यमंत्री ने जो सीएम विंडो बनाई थी, वो न्याय देने के लिए नहीं बनाई थी लोगों को, वो अफसरों को, अपने चहेते लोगों को बचाने के लिए बनाई थी। क्योंकि सीएम विंडो पे एक बार आपने कंप्लेंट कर दी तो उसके बाद आप वन वे है, वो आपको कुछ कर दिया तो कर दिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप उसके बारे में पूछ सको कि मेरे इस पे क्या हुआ है। और कंप्लेंट्स हैं जो अफसरों के खिलाफ थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो सालों साल से पेंडिंग पड़ी रही। और जब उसी कंप्लेंट को दफ्तरों में लेके जाने लगे लोग, तो ये कहा जाने लगा कि सीएम विंडो पे है तो सही आपकी कंप्लेंट पेंडिंग। तो ये भ्रष्टाचार को छुपाने का माध्यम था। और गुरुग्राम में वही जो ढर्रा पहले से चला आ रहा था कि 50% यहाँ से रेवेन्यू इकट्ठा करके और ले जाना और यहाँ पे काम ना करना, भाजपा की सरकार में भी वही काम हुआ था। तो 2017 में हमने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, क्योंकि हमें लगा था कि कांग्रेस पार्टी के समय में कंपैरेटिवली हमारे गुरुग्राम में ठीक ठाक काम हुए थे।
उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, ये दिल्ली गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे जैसी चीज़ें हैं, चाहे कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे अस्पतालों की रेट्रोफिटिंग की। हाँ, काम बहुत धीरे हो रहे थे, अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रहे थे, लेकिन काम हो रहे थे। तो हमने 2017 में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करी, जो तब के प्रदेश अध्यक्ष थे माननीय अशोक तंवर जी। उसके बाद प्रदेश प्रवक्ता के तौर पे मुझे नियुक्त किया गया। उसके बाद मेरा संघर्ष चलता रहा। 2019 में भी हमने विधानसभा की टिकट मांगी थी, लेकिन ये गुरुग्राम है, यहाँ पे क्या है कि पैसों का ज़्यादा। टिकट मांगेंगे आप? इस बार भी मैंने आवेदन कर दिया है, शायद बादशाहपुर विधानसभा से सबसे पहले मैंने आवेदन किया है, लेकिन यहाँ पे पैसों का बहुत बड़ा बोलबाला है, तो शायद हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को पता नहीं कितना संघर्ष करना पड़ेगा। तो हमें तो ये लगता है, बाकी हमारा संघर्ष जारी था, जारी है, जारी रहेगा। टिकट मांगने वालों की भी लंबी सूची है, तो इसमें राजेश यादव को क्या लगता है, उनके अंदर क्या खूबी है कि उन्हें टिकट दी जाए? मेरे अंदर वो खूबी है जो आपने शुरू में बताई थी, कि कांग्रेस की जो टिकट मांगने वाले लोग हैं वो नेता हैं और मैं कार्यकर्ता हूँ। नेताओं ने 2014 का इलेक्शन लड़ा, 2019 का इलेक्शन लड़ा, 10,000 वोट 2014 में आई हमारी पार्टी की, 10,000 वोट 2019 में आई। तो कांग्रेस पार्टी को जब राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली और उन्होंने कहा कि भाई मैं पैदल चलूँगा और आम कार्यकर्ता को भी मौका दूंगा, तो हमें एक उम्मीद बंधी है। क्योंकि गुरुग्राम का हमने अपने बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र की नहीं, गुरुग्राम जिले की हमारे पास स्टडी है पूरी, जो गुरुग्राम के इशू हैं, जितने मुद्दे हैं और उन मुद्दों का समाधान कैसे हो, ये सारा हमें कंठस्थ याद है। तो अगर राहुल गांधी जी से, आपके माध्यम से हमारी कांग्रेस हाईकमान से भी है कि आपने नेताओं को तो वोट दिए, टिकटें दी हैं बहुत, लेकिन परिणाम क्या निकल रहे हैं, एक बार कार्यकर्ता को टिकट दे के देखिए, परिणाम बेहतर होंगे। बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग आज एक नए नेतृत्व के राह देख रहे हैं, लेकिन विकल्पहीनता के कारण क्या है कि उनके पास घूम फिर के वही लोग हैं जिन लोगों को वो पहले ट्राई कर चुके हैं, टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वो उनकी आकांक्षाओं पर खरे नहीं उतरे। बीजेपी के जो 2014 में विधायक बने थे, मंत्री भी बने थे, वो 5 साल तक विधायक रहे, लेकिन 5 साल तक उन्होंने शायद रास्तों को पक्का करा दिया, ब्लैक टॉप तारकोल तो डलवा दिया, लेकिन सड़कें संपूर्ण विकास नहीं होती है शैली जी। विकास समावेशी विकास होना चाहिए, जिसमें गरीब को भी, बच्चा जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहा है उसको अच्छा कमरा भी मिलना चाहिए। एक गरीब जो मेडिसिटी में और आर्टिमिस में इलाज कराने में सक्षम नहीं है, उसको सरकारी अस्पताल भी वर्ल्ड क्लास होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो पैसों का तो कोई कमी है नहीं। हरियाणा का 4 लाख करोड़ रुपए का कह रहे हैं बजट हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है, कुल 22 जिले हैं, तो बजट की कमी तो है नहीं। तो ये तो विज़न है कि भाई जो यहाँ का नुमाइंदा है उसने क्या किया। तो मंत्री जी ने ना शिक्षा के क्षेत्र में, ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ना परिवहन के क्षेत्र में कोई काम यहाँ नहीं करा पाए। बस उन्होंने सड़कें बनवाई और सड़कें वो आज टूट भी गई हैं उनमें से अधिकतर, उसके अलावा उनका कोई योगदान नहीं था। 2019 में जो बीजेपी की टिकट पे चुनाव लड़े, उनको 1 लाख वोट मिला, वो उसके 5 साल तक नज़र ही नहीं आए कहीं। उनको पता ही नहीं है कि बादशाहपुर विधानसभा का भौगोलिक हिसाब क्या है, यहाँ की ज़रूरतें क्या हैं, यहाँ की समस्याएं क्या हैं। वो तो बस संगठन 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 के माला जपते हैं। और यहाँ से जो विधायक बने वो स्वर्गवासी हो चुके हैं, उनके बारे में तो खैर कोई बात ही करना सही नहीं होगा नैतिक तौर पे। तो बादशाहपुर विधानसभा के लोग हैं एक नए नेतृत्व की तलाश में है, जो बादशाहपुर के मुद्दों को समझ सके, बादशाहपुर की समस्याओं को समझ सके। और बादशाहपुर का विधायक जब विधानसभा में बोले, वो क्षण बादशाहपुर के लोग देखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा सौभाग्यशाली क्षण आज बादशाहपुर के लोगों के जीवन में आया नहीं है। चाहे पहले हमारा 2009 से पहले सोना था, तो हमारे यहाँ के प्रतिनिधि व्यापारिक दृष्टिकोण उनका ज़्यादा है, तो मुखर नहीं हो पाते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कार्यकर्ता के नाते, ना कोई मेरा व्यापारिक किसी से संबंध है, ना व्यापारिक हित है, ना मैं पैसे कमाने के पीछे हूँ, ना मेरा कोई ऐसा वो है। मैं तो सिर्फ जो है आवाज़ उठा रहा हूँ। मेरा तो जीवन, राजनीति मेरे लिए पैशन है, प्रोफेशन मेरा है नहीं। तो मैं मुखर होकर जब यहाँ पे आवाज़ उठा सकता हूँ, तो मुखर होकर विधानसभा में भी आवाज़ उठा सकता हूँ। ये कांग्रेस नेतृत्व को देखना और बादशाहपुर विधानसभा के लोगों को देखना है। आप आरटीआई कार्यकर्ता भी रहे हैं। आरटीआई से आपको ऐसे कौन से मुद्दे मिले जिनको लेकर के आपने जनहित के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया? उन मुद्दों के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए, सूचना का अधिकार कानून में 2007 से ये कर रहे हैं। सबसे पहले तो जो घोटालों की बात है, जो गुड़गांव का मास्टर प्लान है उसमें जो गलतियां हुई, और जो ऐसे ऐसे सेक्टर बना दिए गए जहां जनहित के लिए जगह ही नहीं छोड़ी गई थी। हमने सेक्टर 68 में एक हाई डेंसिटी जोन बना दिया गया। बेशक वो हमारी सरकार के टाइम में था, लेकिन वो गलत था। वहाँ 1.25 लाख लोगों को बसाने की योजना बना दी,
ना वहाँ स्कूल की जगह छोड़ी गई, ना वहाँ क्रच की जगह छोड़ी गई, ना वहाँ अस्पताल की जगह छोड़ी गई। हमारे संज्ञान में ये मामला आया, हमने कंप्लेंट करी तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ गलत नहीं है। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी एकत्रित करी और फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में केस डाला और सरकार को सेक्टर 68 में चिन्हित करनी पड़ी जनहित के लिए जगह है उस एचडी जोन में। भारतीय जनता पार्टी का जो ये कार्यालय गुरु कमल है, ये सुशासन की बात करते हैं, ईमानदारी की बात करते हैं। ये 1 एकड़ जमीन, ये 300 करोड़ रुपए कीमत की जमीन, इनको मात्र 10 करोड़ रुपए में इन्होंने खुद अलॉट कर ली, नियमों के विपरीत जाके, गैर कानूनी तरीके से। वो हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली, उसका पता लगाया, मीडिया के माध्यम से उजागर किया। अब बीजेपी की सरकार है, अभी तो उनका कुछ हो नहीं रहा है। भविष्य में जो नगर निगम गुड़गांव में वार्डबंदी हुई थी, चाहे वो 2011 की वार्डबंदी रही हो, चाहे 2017 की वार्डबंदी हो, जम के आंकड़ों में हेर फेर किया गया, धोखाधड़ी की गई, फरेब किया गया। जनहित में हमने वो आरटीआई से जानकारियाँ ली। ऐसे हजारों मुद्दे हैं जो हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारियाँ लेकर जनता तक पहुंचाने का काम किया। जनता जागरूक हुई और सरकारों को भी उन पे कहीं ना कहीं काम करना पड़ा। जैसे ये जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी की घोषणा कर दी मुख्यमंत्री जी ने, मात्र 2 करोड़ रुपए का बजट सैंक्शन किया। 2 करोड़ रुपए में तो 4 दीवारी भी नहीं हो सकती। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी ली, उसके बाद उजागर किया, सरकार ने उसके लिए बजट एलोकेट किया। माता शीतला मेडिकल कॉलेज का मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं करी गुरुग्राम जिले के लिए, उसकी हमने आरटीआई से जानकारियाँ ली कि किस प्रकार से 95% घोषणाएं 4 साल तक पूरी नहीं हुई थी। हमने आप मीडिया के माध्यम से उजागर किया, सरकार चेती और बहुत सी परियोजनाओं पे काम शुरू हुआ। एक मंत्रियों का डिस्क्रेशनरी फंड होता है, स्वैच्छिक कोष होता है, हर मंत्री को 5 करोड़ रुपए एक साल में मिलता है। वो उस 5 करोड़ रुपए को जो जरूरत होती है उस हिसाब से चेक काट के दे सकता है कहीं भी। तो हमारे जो बादशाहपुर के माननीय विधायक थे और भी मंत्री थे, उन्होंने अपने डिस्क्रेशनरी फंड को, जो होता तो गरीब गुरबों की मदद के लिए, किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए, किसी के इलाज के लिए, किसी का मकान जर्जर है उसके लिए, कोई सामाजिक कोई चौपाल बननी हो, कोई धर्मशाला बननी हो उसके लिए, लेकिन इन मंत्रियों ने उस डिस्क्रेशनरी फंड का क्या किया? प्राइवेट स्कूलों को दे दिया, प्राइवेट कॉलेजों को दे दिया, प्राइवेट लोगों को दे दिया। हमने आरटीआई के माध्यम से जानकारी उजागर करी और मीडिया में छपवाया और माननीय मंत्री जी को बैकफुट पर आकर बयान देना पड़ा कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, जबकि मंत्री जी गुरुग्राम के बादशाहपुर से विधायक है और जींद में एक बीजेपी नेता का कॉलेज था, उसको 50 लाख रुपए की ग्रांट दे दी। ऐसे गुरुग्राम जिले में, रेवाड़ी जिले में कितने ही प्राइवेट स्कूल हैं जिनको मंत्री जी ने 5 लाख से और 25 लाख रुपए दे दिए डिस्क्रेशनरी ग्रांट से, जबकि वो प्राइवेट स्कूल हजारों रुपए बच्चों से फीस लेते हैं। तो हमने इस तरीके के बड़े मामलों को उजागर किया है, बड़े मछलियों के खिलाफ किया है आरटीआई के माध्यम से और जन जागरण किया है। बाकी हमारे पास संसाधन सीमित है, तो जितनी हमारी पहुंच है हम उतना कर पाते हैं। भाजपा वाले कहते हैं कि हमने हाईवेज बनवाए हैं, कई विकास कार्य करे, सड़कों के ऊपर ज़्यादा काम किया है नितिन गडकरी जी ने, भाजपा सरकार ने, तो इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ये भाजपा वाले कह सकते हैं सड़कों का काम किया, लेकिन सड़कों का काम कैसे हुआ है और कितने पैसे में हुआ है, सिर्फ ये सड़कें दिखाकर मैं आपको बता देता हूँ। राजीव चौक से और जो सोना तक एलिवेटेड रोड है, इसमें मुख्य रूप से 4 या 5 जंक्शन आते थे। सुभाष चौक पे पहले फ्लाईओवर बना हुआ था, साउथ सिटी मोड़ था, वाटिका सिटी था, बादशाहपुर गांव की आबादी थी और उसके बाद सोना था। 2012 में हरियाणा सरकार ने इसका एस्टिमेट बनाया, जहाँ जहाँ जंक्शन है वहाँ फ्लाईओवर दे दिए जाए। उसका 220 करोड़ रुपए का बजट था। वो 220 करोड़ रुपए में जो काम हो सकता था, वो 1800 करोड़ रुपए का एलिवेटेड हाईवे का प्रोजेक्ट पास किया। वो एलिवेटेड हाईवे जिसका राजीव चौक से और बादशाहपुर तक, जहाँ ट्रैफिक का लोड आज सबसे ज़्यादा है, उस लोगों को उसका फ़ायदा ही नहीं मिल पा रहा। वहाँ ना कोई क्लोवर लीफ दे पाए बीच में, ना कहीं वो एग्जिट एंट्री दे पाए। और एलिवेटेड हाईवे पे 20% गाड़ियाँ तो 120 की स्पीड से चलती है, क्योंकि गाड़ियों का लोड नहीं है, और उसका जो नीचे है वो गाड़ियाँ आज भी रेंग रही है। द्वारका एक्सप्रेसवे कांग्रेस की सरकार के समय में उसका लैंड एक्विजिशन हुआ, 1200 करोड़ रुपए का बजट था, 12,000 करोड़ रुपए में बनाया गया। अब वो कह रहे हैं जी स्टेट ऑफ द आर्ट एलिवेटेड हमने हाईवे बनाया, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास इतना फालतू पैसा है तो गुरुग्राम में आपने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए क्यों नहीं काम किया, शिक्षा के लिए क्यों नहीं काम? क्योंकि बड़े हाईवे प्रोजेक्ट में बड़ा माल कमाया जाता है। और कांग्रेस के समय में जो दिल्ली गुड़गांव सुपर कनेक्टिविटी एक्सप्रेसवे है, जो धोलकवा से और ये लगा लीजिए राजीव चौक तक बना था, आज 18 साल हो गए, उन फ्लाईओवर में कहीं दरार नहीं आई है। भाजपा के राज में इफ्को चौक फ्लाईओवर, साउथ सिटी
जो सिग्नेचर टावर अंडरपास, हीरो होंडा चौक फ्लाईओवर, रामपुरा फ्लाईओवर, ये बने हैं। ये 5 साल में 5 बार डैमेज हो चुके हैं। अब आप उधर से आते होंगे तो आप देखते होंगे हीरो होंडा चौक और पे अब फिर बंद कर दिया गया वो। तो क्या गुणवत्ता के ये काम कर रहे हैं, लोगों के जीवन को खतरे में डाल रहे हैं। 1 रुपये का जो 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए पर किलोमीटर में बन जाने चाहिए हाईवे, उसको ये 18 करोड़ रुपए से लेकर और 25 30 40 करोड़ रुपए तक में बना रहे हैं। तो जिस काम में इनको मुनाफा हो रहा है ये कर रहे हैं। जो जनहित के काम है, स्कूल की बिल्डिंग बनेगी, अस्पताल की बिल्डिंग बनेगी। आप ये बता दीजिए कि ये मेट्रो जो है, क्योंकि ये दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, इसमें शायद यहाँ के लोगों को कुछ माल पानी बनने की गुंजाइश नहीं होगी। ये बड़े बड़े हाईवे बनाने का श्रेय ले रहे हैं। तो ये जो गुरुग्राम में मेट्रो है, 2006 में आई थी हुड्डा सिटी सेंटर तक, आज 2024 हो गया। 18 साल में एक मेट्रो 1 इंच भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाई? हाँ, इस भाजपा की सरकार के 10 साल में 6 बार उसका रूट चेंज हुआ है। अब उस रूट चेंज करने में भी मैं बता देता हूँ, एक TOD पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जहाँ से मेट्रो का रूट हो, हाईवे का रूट हो, रैपिड मेट्रो का रूट हो, वहाँ पे जो FAR होता है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तो जो बिल्डर को 1 लाख फुट एरिया बनाने की परमिशन हो, अगर वो TOD लाइन में आ जाए तो उसको 3 लाख की परमिशन मिल जाती है। तो इस मेट्रो के 6 बार रूट इसलिए बदल दिए गए क्योंकि उस मेट्रो के रूट के नाम का जो FAR बिल्डरों को मिल जाए बढ़ा हुआ, और मेट्रो तो चली नहीं आज तक। एक SPR रोड है, जो सदर्न पेरिफेरल रोड है, उसका इन्हीं जो हमारे 2014 में विधायक बने थे, जो माननीय PWD मंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में 220 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट पास किया, जो सेक्टर 56 से लेके और यहाँ NH8 तक आना था, खेड़ की दोला तक सिग्नल फ्री होना था। वो आज तक बन के नहीं हुआ तैयार, उसका काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन उसका बजट आज जो नई DPR बनी है उसमें 800 करोड़ रुपए कर दिया। तो जो काम 220 करोड़ रुपए में होना था उसका 800 करोड़ रुपए का बजट कर दिया, काम शुरू नहीं हुआ। एक जो गुरुग्राम की जो सबसे बड़ी आज डिजास्टर है, मैं ये कहूँगा आने वाले समय में भगवान ना करे ऐसा हो, जो ये दिल्ली जो NH48 है, जो धोला कुआं से और मानेसर के बीच में, ये 1.25 लाख गाड़ियां प्रतिदिन चलें, इसके लिए बनाया गया था। आज इस पे 4.5 लाख गाड़ियां प्रतिदिन चल रही हैं। आप देखेंगे, आप रेवाड़ी से चलेंगे और दिल्ली तक जाएंगे, आपको कहीं कोई गाड़ी खराब नहीं मिलेगी, कोई रेड लाइट नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपकी गाड़ी 20 से ज़्यादा स्पीड पे नहीं चल पाएगी। उसका कारण क्या है? 1.25 लाख 1.5 लाख गाड़ियों के लिए जो रोड बना, उस पर 5 लाख गाड़ियां दौड़ रही हैं, तो वो कंजेशन है, वो कैसे कर पाएगी? और जो सरहोल टोल प्लाजा है, उस पर आप शाम के टाइम उस 1 किलोमीटर के जो स्क्रैच है, उसके लिए आपको 40 से 45 मिनट लग जाते हैं। उसको डीकंजेस्ट करने के लिए ग्रेटर SPR का प्रोविज़न किया था, जो एम्बियंस मॉल से शुरू होगा और बादशाहपुर जेल मोड़ से होते हुए नैनवाड़ है, पचगांव से पहले NSG कैंप के वहाँ, वो निकलना था, ये NH48 का बाईपास। 2012 में उस जमीन के सेक्शन 4 के नोटिस हो गए, कुछ लोग कोर्ट में चले गए। सरकार ना उन लोगों को ये बता पाई कि हम मुआवजा नए कानून के तहत दे रहे हैं, क्योंकि नए कानून के मुआवजे में किसी किसान को दिक्कत नहीं जमीन देने में। अब जो माननीय एक मंत्री जी थे हमारे भाजपा के, जो यहाँ के विधायक भी थे, उनकी कुछ जमीन उससे 2 किलोमीटर दूर रहेगी, उस 90 मीटर का जो रोड निकलना है। तो मंत्री जी को एक हट हो गई कि मेरी ज़मीन पे से निकलना चाहिए, और उन्होंने उसकी अलाइनमेंट चेंज कर दी। और जो अभी जो निकलना है, जो ग्रेटर SPR, उसमें अरावली को कोई नुकसान नहीं हो रहा। अरावली के बीच में घाटी है, उस घाटी में से वो निकल जाएगा। लेकिन मंत्री जी की ज़मीन के से अगर जो टच हो रहा था, तो अरावली पहाड़ी के बीचों बीच, जहाँ जो लेपर्ड का एरिया है, जो कंजर्वेटिव एरिया है, वहाँ से निकलना था। जो वन्य जीव प्रेमी लोग थे वो कोर्ट में चले गए NGT में, NGT ने उस पर रोक लगा दी। और 2022 में हरियाणा सरकार वहाँ पे एफिडेविट दे के कहती है कि हम इस रोड की अब अलाइनमेंट चेंज नहीं करने पा रहे। एक मंत्री जी की 50 एकड़ जमीन को उस हाईवे से कनेक्ट करने के लिए 5 लाख लोगों के जीवन को दुर्गम बना दिया इस भाजपा की सरकार ने। अगर जो उसकी अलाइनमेंट चेंज करने का हट नहीं किया जाता, वो 90 मीटर का रोड निकल जाता, तो आधी गाड़ियां उधर जो दिल्ली से, और जिसको जयपुर जाना है, बावड़ जाना है, रेवाड़ी जाना है, उसको गुरुग्राम में आने की ज़रूरत नहीं थी, वो बाहर निकल जाता। लेकिन भाजपा नेताओं के हट और भ्रष्टाचार की वजह से जो एक परियोजना मिलनी थी गुरुग्राम के और दिल्ली के लाखों लोगों को, वो नहीं मिल पाई। तो ये भाजपा के सड़क बनाने के तरीके हैं। जिन सड़कों पर मोटा माल खाया जाना है, वो सड़कें बन जाती है। बाकी जनहित का जो भला होना हो। इसके साथ जब रोड की बात चली है, तो एक बता देते हैं, रोड बनाने का श्रेय गडकरी जी भी लेते हैं, हमारे सांसद जी भी लेते हैं, हमारे भाजपा के सभी, चाहे छोटे से कार्यकर्ता से लेके और प्रधानमंत्री तक सड़क की बात करते हैं।
खेड़ की दोला का जो टोल प्लाजा है, ये भ्रष्टाचार का जीता जागता स्मारक है। 2016 तक की परमिशन थी जब ये रोड बनाया गया। 2016 तक टोल टैक्स लिया जाना था। आज 2024 हो गया, टोल टैक्स बढ़ा के 100 रुपये के करीब कर दिया है। कितने ही लोगों ने आवाज़ उठा ली, कितने ही लोगों ने हर बार विधानसभा में मुख्यमंत्री जो होते हैं वो आश्वासन देते हैं खेड़ की दोला टोल प्लाजा 3 महीने में हट जाएगा। 10 साल हो गए वो 3 महीने होते होते, आज तक वो टोल प्लाजा नहीं हटा है। लोगों की जेब काटी जा रही है अनैतिक तरीके से, भ्रष्ट तरीके से। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार है। कहीं हम हुड्डा गुट देखते हैं, शैलजा गुट देखते हैं और कहीं कैप्टन गुट देखते हैं। इसको लेकर के आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो एक लोकतांत्रिक पार्टी जो भी होती है, लोकतांत्रिक दलों में एक नेता के प्रति किसी कार्यकर्ता की वफादारी होना या एक नेता की, मुख्यमंत्री की या प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा होना कोई बुरी बात नहीं है, ये हर पार्टी में होता है। लेकिन क्या है कि हमारा कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र ज़्यादा है, तो यहाँ हम मीडिया में भी अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, अपने पार्टी के मंच पे भी आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से ज़्यादा गुटबाजी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में क्या है कि वहाँ पे आपको आज़ादी नहीं है लोकतांत्रिक तरीके से काम करने की। अभी पीछे महेंद्रगढ़ में एक रैली हुई थी कि जिस प्रकार इस हरियाणा के एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से अमित शाह जी ने धक्का मारा है, शायद वो उम्र में भी उनके समकक्षी होंगे नायब सैनी जी, जिस प्रकार से उनको बेइज्जत किया था, ये तो गुटबाजी से भी बुरा है। ये तो हरियाणा की बेइज्जती करके चले गए वो। और मुख्यमंत्री जी चुपचाप, क्योंकि वो उनको ये लग रहा है कि तुम मुख्यमंत्री बन गए, यही बहुत बड़ी बात है। नहीं, आप सोच के देखिए कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को भरे मंच पे हजारों लोगों की भीड़ के सामने गृह मंत्री धक्का दे देता है साइड में। तो कांग्रेस में कम से कम इस तरीके का वो नहीं होता। रही बात हुड्डा गुट की, सब आप अपना काम कर रहे हैं। हुड्डा जी अपना काम कर रहे हैं, शैलजा जी अपना काम कर रही है, सुरजेवाला जी अपना काम कर रहे हैं, कैप्टन साहब अपना काम कर रहे हैं। जिसको मौका मिलेगा, जब सरकार कांग्रेस की बननी निश्चित है, हाईकमान जिसको चाहेगा और जिसके भाग्य में लिखा होगा, क्योंकि शैली जी देखो, मैं तो व्यक्तिगत तौर पे भी ये मानता हूँ कि राजयोग भाग्य में होता है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 2 मुख्यमंत्री हैं हमारे हरियाणा के, खट्टर जी और नायब सैनी जी। तो जिसके भाग्य में होगा वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। बाकी गुटबाजी नहीं है, अपने अपने विचार है, लोकतांत्रिक पार्टी में लोग रखते रहते हैं। आपके राजनीतिक गुरु कौन है जिनके सानिध्य में आप काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा सबसे बड़ा गुरु तो वक्त है। बाकी मैंने राव इंद्रजीत सिंह जी के नेतृत्व में काम किया, मैंने डॉक्टर अशोक तंवर जी के नेतृत्व में काम किया, मैंने शैलजा जी के नेतृत्व में काम किया, मैंने कैप्टन साहब के नेतृत्व में काम किया। तो 14 साल से 15 साल से मैं हूँ और 8 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ। ना हमारे जीवन पे कभी कोई ऐसा वो है, ना पार्टी के लेवल पे हमने कोई ऐसा गलत काम किया है। जिन नेताओं के साथ हम जितने दिन रहे, डिग्निटी के साथ रहे, आत्मसम्मान के साथ रहे, ना हमने सम्मान देने में कसर छोड़ी और ना हमने अपमान सहा किसी का। जब हम जिसको छोड़ दिया उसको सभ्य तरीके से छोड़ के, कोई नेता हमारे ऊपर ये आरोप नहीं लगा सकता कि भाई ये पर्सनल काम के लिए मेरे पास आया था, अपने निजी काम के लिए, और मैंने किया या नहीं किया। हमने भगवान की कृपा से आज तक हमें कोई ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि अपने निजी काम के लिए किसी नेता के पास हमें जाना पड़ा। हमारा भगवान की दया से काम चल रहा है। आज हम कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है वो हमारा अध्यक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है वो हमारे लिए भी वरिष्ठ नेता है, चाहे वो कोई भी हो। आखिरी क्वेश्चन है ये, आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, थोड़ा एजुकेशन के बारे में बताइए। देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे दादाजी स्वर्गीय दीनाराम जी से मुझे समाज में बैठने की, रहने की, सामाजिक आचरण करने की प्रेरणा मिली। वो पंचायत में मेंबर भी रहे। मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री श्रीचंद जी एक साधारण किसान से 2 एकड़ ज़मीन के किसान थे। बचपन हमारा बहुत अभाव में बीता। 16 साल की आयु में मुझे कैरियर एयरकॉन फैक्ट्री है यहाँ पे, AC बनाती है, वहाँ 10वीं के पेपर देते के साथ घर की आर्थिक स्थिति थी, उसके कारण मजदूरी भी करनी पड़ी। उसके बाद छोटी मोटी नौकरियाँ, क्योंकि यहाँ गुड़गांव में उस टाइम जब हम बड़े हो रहे थे नौकरियों का, सरकारी तो छोड़ दीजिए, प्राइवेट नौकरियाँ भी नहीं थी, तो हमने अपनी मेहनत मजदूरी करी। फिर हमने लोन लेकर 2001 में स्क्रीन प्रिंटिंग का छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था। मेरे और मेरे भाई की मेहनत की वजह से, दिन रात काम करने को और ईमानदारी की वजह से, क्योंकि तब गुड़गांव एक राइज हो रहा था, ये गारमेंट का हब बनने जा रहा था और ऑटोमोबाइल का, तो प्रिंटिंग का बहुत बड़ा यहाँ पे स्कोप था, तो हमने प्रिंटिंग का काम शुरू किया। फिर बैंक से लोन लेकर साइबर कैफ़े शुरू किया।
तो हमारा काम भगवान की दया से सही चल निकला, तो ठीक ठाक हमारा गुजारा हो रहा था। पढ़ाई मेरी उस टाइम पे छूट गई थी, नहीं पढ़ पाया था, लेकिन इस बात की टीस मेरे दिल में हमेशा रहती थी कि भाई आदमी का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। तो उसके बाद 2016 में मैंने नेशनल ओपन स्कूल से 12वीं पास करी। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दूरस्थ जो है SOL से ग्रेजुएशन करी। उसके बाद एक सुभारती यूनिवर्सिटी से मैंने डिस्टेंस से MA किया है। ये मेरी शैक्षणिक पृष्ठभूमि है। 2007 से मेरा जो काम है वो मेरा भाई संभालता है, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है उसमें। बाकी हमारी जो ज़मीन थी दादा लाई, वो रेजिडेंशियल जोन में आ गई, तो उसका जो हमारे पास उसको कोलेब्रेशन वगैरह करके जो प्रॉपर्टी आई थी, उस प्रॉपर्टी से हमारा को सही गुजारा चल रहा है आज। तो भगवान की दया से अपना सही है। बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन गुजारे में भी कोई कमी नहीं है। और आज हम अपने जीवन से इस तरीके से, आपने पूछ लिया तो बहुत संतुष्ट है। हमारी शिक्षा भी पूरी हो गई, हमारे बच्चे भी, मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। और जब जिस दौर में, क्योंकि हमारा पितृसत्तात्मक समाज है, तो ग्रामीण पृष्ठभूमि में हमेशा से होता है कि बेटा ज़रूर होना चाहिए, लेकिन मैंने और मेरी पत्नी ने और मेरे पूरे परिवार ने साथ दिया कि हमने तय कर लिया था हमारी 2 बेटियां ही रहेगी। तो हमारी 2 बेटियां हैं, वो अच्छा पढ़ लिख रही हैं। बड़ी लड़की मेरी BTech कर रही है, छोटी अभी 12th क्लास में है। तो बाकी तो अब जो होगा होगा। राजनीति में हम प्रयास करते रहेंगे, मौका मिलेगा तो भी, ना मिलेगा तो जब तक जीवन है समाज के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। क्योंकि भगवान ने एक समझ लीजिए ग्राउंड से हमें यहाँ तक पहुँचाया है, इस लेवल तक पहुँचाया है, तो भगवान ने इतना दे दिया, हमारे लिए बहुत है। अब हमारा जो जीवन है वो समाज के लिए है और समाज के भले के लिए। समाज के जो शिक्षा के, स्वास्थ्य के, परिवहन के, आधारभूत संरचना के जो मुद्दे हैं उनके लिए हम लड़ते रहेंगे, आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें मौका मिला तो हम काम करेंगे, हमें मौका नहीं मिला तो हम आवाज़ उठाते रहेंगे। मेरा एक क्वेश्चन रह गया था, कांग्रेस पार्टी में आपने क्या क्या दायित्व निभाए हैं और वर्तमान में आपके पास क्या दायित्व है? वर्तमान में मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। कांग्रेस पार्टी में मैं प्रदेश प्रवक्ता रहा हूँ 2017 से 2019 तक। उसके बाद कांग्रेस का सदस्यता अभियान चला था, तो उसका मैं प्रभारी था रेवाड़ी विधानसभा का। कोविड आया तो कांग्रेस ने कोविड के लिए KKC जो कर्मचारी कांग्रेस का है, कामगार एवं कर्मचारी कांग्रेस, उसके माध्यम से कोविड की एक वो बनाया था कि भाई कोऑर्डिनेशन करना है, किसी को मदद की ज़रूरत हो, तो मैं उसका स्टेट कोऑर्डिनेटर बना दिया गया था। उसके बाद माननीय कैप्टन अजय यादव जी ने मुझे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया था 2022 में OBC कांग्रेस का। उसका मैंने रिज़ाइन कर दिया था मेरे व्यक्तिगत कारणों से। तो आज मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं साधारण कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता के तौर पे कार्यरत हूँ। आप गांव नहीं बता पाए, उसके बारे में बताइए। ये शैली जी हो सकता है, मैंने तो अपने नाम के पीछे अपना गांव जोड़ रखा है, बादशाहपुर। बादशाहपुर मेरा पैतृक गांव है। बादशाहपुर गांव में मेरा जन्म हुआ था। 2009 में हमारा गांव बादशाहपुर विधानसभा बन गया। उससे पहले हम सोना विधानसभा में आते थे। 2009 से पहले हमारा गांव महेंद्रगढ़ लोकसभा में था। 2009 में जब गुरुग्राम लोकसभा बनी तो हमारा गुरुग्राम लोकसभा में। मैं खुशकिस्मत हूं कि मैं बादशाहपुर गांव में पैदा हुआ। हमारे गांव की मैं एक खासियत बता देता हूं आपके लिए भी और आपके दर्शकों के लिए भी। शायद देश का पहला ऐसा गांव है बादशाहपुर जहां 36 बिरादरी और सभी धर्मों के लोग रहते हैं और वहाँ के स्थायी निवासी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब हमारे गांव के स्थायी निवासी है। उनके धर्मस्थल हमारे गांव में सबके। और 36 बिरादरियाँ जो हिंदू समाज में है, 36 की 36 बिरादरियाँ हमारे गांव में हैं। और कभी हमारे गांव में कभी झगड़ा नहीं हुआ भगवान की दया से। ना धार्मिक आधार पे कोई झगड़ा हुआ, ना जाति आधार पे कोई झगड़ा हुआ। हमारा गांव आज 1 लाख के लगभग की आबादी है। 50-60 हज़ार हमारी मूल आबादी है। 40 हज़ार के करीब जो प्रवासी लोग हैं वो रहते हैं। लेकिन हम 50-60 हज़ार लोग एक दूसरे के सुख दुख में, हमारे अंदर जातिवाद का, धर्म का कोई लेना वो नहीं है। हम एक दूसरे के साथ पारिवारिक तौर पे जुड़े हुए हैं। कभी आपने बादशाहपुर का नाम किसी गलत कारणों से नहीं सुना होगा। तो मैं खुशकिस्मत हूँ कि बादशाहपुर गांव में मेरा जन्म हुआ है, ऐसे गांव में जहां से मुझे सामाजिक सौहार्द की और धार्मिक सौहार्द की परवरिश भी मिली और शिक्षा भी मिली। तो बादशाहपुर मेरा पैतृक गांव है और बादशाहपुर गांव में ही मैं आज रह रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने हमें समय दिया। थैंक यू।